इलस्ट्रेशन नंबर 38। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, विद फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला आपको देखना है इस क्वेश्चन में, उससे सॉल्व करना है। पहले लॉजिक देख लो, बहुत सिंपल लॉजिक है। बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2013 को फॉलोइंग आर द इंटरेस्ट रेट कोटेशंस अवेलेबल ऑन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड बेस्ड ऑन द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड का टेन्योर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपको क्या दे रही है, इंटरेस्ट रेट ऑफर की जा रही है, और ज्यादा होगा तो कम हो जाएगी लास्ट में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो ध्यान रखना है, 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट बॉन्ड में 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के लिए करते हैं तो 10.25% का मिलेगा। अब मुझे आप बताओ फटाफट, ये 10.25% पर एनम है कि 2 साल का टोटल है? 10.25% पर एनम इंटरेस्ट रेट है या 2 साल की टोटल है? टोटल तो नहीं आ रही ना किसी के माइंड में? पॉसिबल है क्या ऐसा कि आप पैसे लगाओ और वो बोले कि 9.5% तो देंगे 1 साल पे और 2 साल में 10.25 देंगे? ठीक है, तो 10.25 है पर एनम। 3 साल लगाओगे तो 11% पर एनम, 4 साल लगाओगे तो 10.75% पर एनम। ठीक है, कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज एट द फॉलोइंग डेट। फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, बड़ा ही सिंपल सा। दिस इज 1 अप्रैल 2013। ठीक है, यहां से 1 साल मतलब 1 अप्रैल 2014, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये डेटा आपको दे रखा है। देखो यहां से अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो आप, इस डेट को बोला रहा है, 1 अप्रैल को बोल रहे हो कि अगर यहाँ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 9.5% ले लो, 2 साल के लिए करते हो तो 10.25, 3 साल के लिए करते हो तो 11 और 4 साल के लिए करते हो तो 10.75। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखो, 1 अप्रैल 2014 को 1 साल की क्या रेट होनी चाहिए, फॉरवर्ड रेट की बात कर रहा है वो। 1 अप्रैल 14 को जाके नहीं बोल रहा वो कि 1 अप्रैल 14 को जाके क्या रेट होने वाली है, वो बोल रहा है आज ही अगर 1 अप्रैल 14 से 1 साल की रेट का फॉरवर्ड रेट निकाले हम, वो कितनी होनी चाहिए। तो देखना कितना इजी लॉजिक है। मुझे बताओ आज से लेके 2015 तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं क्या रेट पड़ती है, बताओ। दो चीजें कैलकुलेट कर दो क्वेश्चन में। आज से लेके 2015 तक 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगी, 10.25 मिलेगी ना। 10.25 क्या है, 1 साल की, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बोलो बोलो, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20.50 ना। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इन्वेस्ट करूं 1 साल के लिए, आज से अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9.5। तो बहुत सिंपल आंसर दिख रहा होगा अब आपको। जब मैंने यहां से यहां निकाल दिया 9.5 है, मैंने यहां से यहां निकाल दिया 20.50 है, तो यहां से यहां निकालने में कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो। कर सकते हैं, माइनस कर दे दोनों को, 11% आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या? देखो लॉजिक से आंसर आपको एग्जाम में नहीं निकालना, बट वो फॉर्मूला जो याद करना है ना, वो इस लॉजिक से आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? अब देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला। यहाँ दो रेट यूज किए हमने, एक 10.25, इसको मैं बोल देता हूँ R2 रेट नंबर 2, एक 9.5, इसको मैं बोल देता हूँ R1। R2 किसको बोलेंगे, जो ज्यादा पीरियड वाली रेट है वो R2 है, जो कम पीरियड वाली रेट है वो R1 है। ठीक है,
चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था तो ये 9.5 आएगा। दूसरा, मैंने यहाँ ये टाइम लिया 2 साल, इसको मैं बोल देता हूँ T2, यहाँ टाइम लिया 1 साल, इसको बोल देते हैं T1। सो द फॉर्मूला इज फॉरवर्ड रेट का 1 ईयर फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हो आप 1 अप्रैल 14 को, फॉर्मूला हो जाएगा R2 इंटू T2 माइनस R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। एक बार चेक करो इस फॉर्मूले में क्या वही लिखा हुआ है क्या जो हमने अभी लॉजिकली किया था। बस वो देखने में से लगता है ये क्या फॉर्मूला बनाया हुआ, R2T2 माइनस R1T1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट पे, ध्यान रखना। नोट कर लो इस फॉर्मूले को। अब आपको लॉजिक नहीं निकालना, बार बार ये फॉर्मूला लगाना है। R2T2, R2 मतलब जो रेट ज्यादा पीरियड वाली है, T2 मतलब जो पीरियड है उसका, R1 मतलब जो कम पीरियड वाली रेट है, और T1 मतलब उसका नंबर ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ ईयर का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस था 2 माइनस 1, तो नीचे 1 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? चलो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, देखिए फिर पता करते हैं। 1 अप्रैल 2014 को, तो मैं ये पूरी टेबल हटा देता हूँ एक बार, आपको क्लियर समझ में आ जाए कब पूछा जा रहा है फॉरवर्ड रेट। एक अप्रैल 14 को पूछ रहे हैं 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, कोई इशू नहीं है। इस दिन पूछा जा रहा है 1 साल की फॉरवर्ड रेट क्या होगी। 1 साल की मतलब ये वाला पीरियड पूछ रहे हैं वो। क्या करूं, लगा दो फॉर्मूला, देखो R2T2 माइनस R1T1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 क्या होगा, यहां से लेके, देखो काम सारा यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ आप फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हो। आप ये नहीं है कि 1 अप्रैल 14 को जाके उस दिन क्या रेट होगी वो नहीं देख रहे आप बोल रहे हो आज इस दिन 1 अप्रैल 14 से लेके 1 अप्रैल 15 के बीच की फॉरवर्ड रेट क्या होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन सारी यही हो रही है, दिस इज द कैलकुलेशन पॉइंट। आप फ्यूचर में चले मत जाना एक्चुअल में कि चलो उस दिन जाके कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन सारी इसी दिन हो रही। चलो इस दिन से R2 यहां से लेके यहां तक की क्या इंटरेस्ट रेट है उन्हें बताओ फटाफट। यही अभी जो निकाला था वही यही, तो 10.25 इंटू 2, ठीक है, माइनस यहां से लेके यहां तक की इंटरेस्ट रेट क्या दे रखी है 9.5 माइनस इंटू 1 डिवाइडेड बाई T2 कितना 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 11%। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फर्स्ट। फटाफट बताते जाओ आप। चलो जी सेकंड पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, यही समझ में आ जाता है कि आपको नोट कर लेना आप। सेकंड बोल रहा है कि यहां से 2 साल के बॉन्ड की रेट 1 अप्रैल 14 को 2 साल के बॉन्ड की रेट क्या होगी, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, देखो बोल रहे हैं इस दिन कैलकुलेट करके बताओ 1 अप्रैल 14 वाले दिन यहां से 2 साल की रेट, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है, कर देते हैं 2 ईयर फॉरवर्ड रेट, है ना, कब 1 अप्रैल 14 को। फॉर्मूला वही रहेगा R2T2 R1T1 T2T1। अब देखो क्या होगा, R2 क्या लेंगे, R2 आगे वाली यहां तक, देखो अगर मैं आज इन्वेस्ट करूं और 1 अप्रैल 16 तक इन्वेस्ट करें क्या रेट रहेगी 11% ना, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 11 इंटू 3। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है,
कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहां तक, मतलब अगर ये वाला पोर्शन लेस कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेस कर दो। पहले साल में इनमें 1 साल इन्वेस्ट करने की क्या रेट है, 9.5 इंटू 1, डिवाइड कर दो इसको 3 माइनस 1, हो गया काम। बताओ कितना आता है। इट्स 11.75%। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आ गया समझ में। चलो इसके 3 ईयर बॉन्ड की रेट निकालो। अगर 3 ईयर की फॉरवर्ड रेट निकालनी है तो क्या करेंगे, मतलब 3 ईयर मतलब 1 अप्रैल 14 से 3 साल, मतलब आज से 4 साल। तो आज से 4 साल की रेट कितनी दे रखी है, 10.75 इंटू 4, माइनस 1 साल उड़ा देंगे इसमें से 9.5 माइनस इंटू 1, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। चलो जी, इट्स 11.17%। ठीक है, तो अब क्लियर है सबको, आ गया समझ में। तो ये तो पार्ट हो गया। अब इसकी बात करो, देखो इसमें और डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है एक 15 से 1 साल की बताओ। तो एक 15 से 1 साल का मतलब क्या, ये 13 है, ये 14 है, ये 15, एक 15 से 1 साल मतलब यहां तक की बतानी है, ये बतानी है आपको। तो ये बताने के लिए क्या करना है, एक तो ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। क्या लगेगा, R2 मतलब 3 साल की रेट, 11 इंटू 3। R1 मतलब 2 साल की रेट, 2 साल की क्या रेट है, 10.25, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। बोलो जी कितना आएगा। 12.5%। तो ये है इसमें, फिर यहाँ से 2 साल की पूछ रहे हैं तो 4 साल में से 2 साल लेस कर दो, है ना, 4 साल में से 2 साल लेस कर दो। बताना कितना आएगा, 4 साल की रेट में से 2 साल की रेट को लेस कर दो, 11.25 आएगा पक्का। चेकआउट, चेक करते हैं, देखो 4 साल की रेट है 10.75 इंटू 4, और 2 साल की रेट है आपकी 10.25 इंटू 2 और 4 माइनस 2, 11.25 आएगा किससे। ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज 1 अप्रैल 16 से 1 साल का बॉन्ड बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 1/16 से मतलब आज से 4 साल हो गए और आज से 3 साल हो गए, 4 साल की रेट माइनस 3 साल की रेट निकाल दो। 4 साल की रेट क्या है, 10.75 इंटू 4, 3 साल की रेट क्या है, 11 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 3, 10%। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, बस एक ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ता है। चले आगे। देखो अब डेरिवेटिव चैप्टर की लास्ट यूनिट है आपकी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, उन पे हमें ध्यान देना है। 2 या 3 क्वेश्चन है आपके, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 45 टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। चलो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो आपकी एक बेसिक नॉलेज चेक करनी है।
100% श्योर हूं सबका आंसर सही होगा। अगर मैं आज लोन लेता हूं बैंक से और उसका इंटरेस्ट सपोज है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और मैं लोन लेता हूं सपोज 6 महीने के लिए, तो ये बात तो सबको पता है ना, लोन का एक टेन्योर होगा। अगर मैंने लोन 6 महीने के लिए लिया है, अब मुझे ये बताओ नॉर्मली इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है मुझे? दो ऑप्शन है, T0 या T6। इंटरेस्ट का पेमेंट कब होगा? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इंटरेस्ट पेबल एट T6। चलो अब इसी के बेसिस पे ये बताओ, सिचुएशन समझना, सिचुएशन पे बेस्ड है पूरा टॉपिक। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आज से 6 महीने बाद लोन की रिक्वायरमेंट है, देखो रिक्वायरमेंट आज से 6 महीने बाद है, तो लोन आज ही ले लो, ये तो बेवकूफी है। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो किसी बैंक में जाके आज ही फाइनल कर लो कि मुझे 6 महीने बाद लोन लेना है, रेट आज ही फाइनल कर दो। वो रेट आज ही क्यों फाइनल करते हैं वो? बताओ, आपको डर लग रहा होगा ना कि 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गई तो लोन महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आप आज क्या करते हो? एंटर इनटू फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट विद बैंक। आई बात समझ में? तो इसका शॉर्ट नेम क्या है? FRA। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हम एंटर करेंगे। अब आपको जैसे मैंने बता रखा है, FRA जो होता है इसका ओनली सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो एक्चुअल लोन टेकन। ये बात समझ में? तो ये तो डेरिवेटिव की खास बात है जो मैंने आपको हमेशा बताई है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसका केवल और केवल सेटलमेंट वाले दिन प्रॉफिट या लॉस का लेना देना होता है। एक्चुअल में कोई भी डिलीवरी या लोन लेना, जहां जहां जैसे शेयर्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था तो वहां शेयर्स नहीं ले रहे थे हम प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट निकाल रहे थे। ऑप्शंस का था, वहां भी हम सेटलमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो लोन का है तो इसमें भी सेटलमेंट ही हो। क्लियर है बात यहां तक? तो जिसको जहां नॉलेज में ऐसे लगे मुझे ये बात नहीं पता, वो बता देना। मैं ये मान के बता रहा हूँ कि बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता ही है। चलो तो अब होगा क्या, देखो मान लेते हैं कि डिसाइडेड रेट, जो FRA में रेट डिसाइड हुई थी वो हुई थी सपोज 10%, 10% पर एनम। और इस दिन जब आप लोन लेने गए तो रेट हो गई 12% पर एनम। क्या लगता है आपको, अगर ये बैंक है और ये कस्टमर है सपोज A लिमिटेड, कौन किसको पैसे देगा FRA कॉन्ट्रैक्ट में? ये लोन तो आपको 12% में लेना पड़ेगा, लोन में कुछ भी नहीं कर सकते हम। FRA कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, FRA कॉन्ट्रैक्ट का जब यहाँ पे सेटलमेंट होगा उस दिन आपको क्या लगता है, बैंक A लिमिटेड को पैसा देगी या A लिमिटेड बैंक को पैसा देगा? बैंक देगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैंने 10% में शर्त लगाई थी कि रेट 10% से ऊपर होगी तो बैंक आपको पैसे देगा। क्यों देगा उसका लॉजिक अभी समझ लेना। बैंक देगा आपको 2%, अब आप एक्चुअल में लोन ले लोगे 12% में, बैंक आपको दे देगा 2%। ठीक है, तो आपकी नेट कॉस्ट क्या आ जाएगी? 10% आ जाएगी। अब बात ये है कि क्या ये बैंक देता ही रहेगा क्या हमेशा के लिए आपको 2%? नहीं। तो पॉइंट है, FRA जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो एक फिक्स टाइम का होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, तो उतने टाइम के बदले ही गवर्नमेंट बैंक है जो आपको पेमेंट देगा।
ठीक है यहां तक। अब एक मैं और यहाँ पे सिचुएशन लिख रहा हूं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6/9 FRA, अब इसको रीड करना बता रहा हूं आपको, FRA को रीड कैसे करना है। 6/9 FRA इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 6 महीने बाद, मतलब लोन एक्चुअल में रेट कब की देखनी है हमें, 6 महीने बाद सेटलमेंट, जो फर्स्ट डेट है ना वो सेटलमेंट डेट है, तो 6 महीने बाद क्या होगा, सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट ऑफ FRA। अब सेटलमेंट जो होगा उसमें कितने टाइम का इंटरेस्ट का पेमेंट या रिसीव होगा, वो है 9। अब ये 9 6 से 9 नहीं है, आज से 9 मंथ आफ्टर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको रीड करने का तरीका देखो, 6/9 का मतलब आज से 6 महीने, 9 का मतलब आज से 9 महीने, मतलब लोन का जो टेन्योर है, जो हम बोल सकते हैं लोन का जो टेन्योर है वो कितना रह गया, दैट इज 3 मंथ्स। तो जो वो आपको ऊपर वाले, अगर एग्जांपल की बात करूं कि बैंक आपको 2% पर एनम देगा, कितने टाइम का 2% देगा, 3 महीने। आई बात समझ में यहां तक। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखाया था उसी के लिए, ताकि आप यहाँ पे वो लॉजिक लगा सको। एक्चुअल में इंटरेस्ट का पेमेंट कब होता है, बाद में। देखो यहाँ पे मुझे बताना, देखो अगर मैं 6 महीने बाद 3 महीने का लोन लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे लोन लेता हूं तो इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, T6 पे कि T9 पे। लोन अगर T6 पे लिया जा रहा है 3 महीने का, तो इंटरेस्ट पेमेंट कब होना चाहिए, T9 पे होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। देखो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे पेबल होता है, ठीक है। बट अब देखो FRA का सेटलमेंट कब हो रहा है, FRA का सेटलमेंट हो रहा है 6 महीने पे, जबकि एक्चुअल में इंटरेस्ट का पेमेंट कब होना चाहिए था, 9 मंथ पे। तो हम बोलेंगे कि जो 2%, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं कि बैंक जो 2% देगा, 2% किसका देगा, वो मान लेते हैं 1 करोड़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो 1 करोड़ का 2% देगा, 2% पर एनम है, 3 महीने का वो आपको ब्याज देगा। तो ये अमाउंट निकल के आता है 1 करोड़ का 2% 2 लाख, और 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 50,000। बताओ ये कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ गई क्या, सिंपल से। आपने FRA कॉन्ट्रैक्ट किया 10% पे, रेट हो गई 12%, तो बैंक आपको 2% पर एनम देगा। कितने टाइम का देगा, जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 6/9 है मतलब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपको 50,000 रुपए देगा। पर एक्चुअल में 50,000 की लाइबिलिटी कब बनती है, T9 पे बनती है 50,000 की लाइबिलिटी। अगर आज ही बैंक आपको पैसे दे रहा है, सोच के बताओ लॉजिकली, अगर पैसे बैंक आपको आज ही दे रहा है, तो क्या वो 50,000 ही देगा या फिर इस 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू देगा। सिंपल, पीवी कर दो। पीवी कैसे करते हैं, आता है आपको पीवी करना, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n, बात खत्म। ओके क्या, इज इट ओके। चलो अब बात करते हैं इसी बेसिस पे फॉर्मूले बनाने की। देखो ये फॉर्मूला बनाना है अब आपको, कैसे बनेगा। तो बैंक T9 पे सेटल नहीं करता कभी, हाँ जी। सेटलमेंट जो है वो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन की रेट हमें कंसिडर करनी है, तो सेटलमेंट डेट ये होती है, जबकि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या पेमेंट इस दिन होता, इसलिए जो कैलकुलेशन आएगी उसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। T9 पे कभी भी नहीं होगा सेटलमेंट, डेरिवेटिव का सेटलमेंट उसी दिन हो जाएगा जिस दिन की रेट एग्री कर रखी है। हाँ उल्टा, अगर उल्टा हो जाए, मान लें यहाँ पे रेट 7% हो जाती है, अगर 6 महीने बाद 7% की रेट हो जाती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 10% पे, तो 3% मैं दूंगा बैंक को।
ठीक है ना, ये FRA के सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। लोन तो फिर मैं 7% में लूंगा बैंक से। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बैंक, यहाँ लिख देते हैं हम सेटलमेंट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। सेटलमेंट पे क्या प्रॉफिट लॉस होता है, तो यहां तो लिखो आप नोशनल लोन अमाउंट, जो भी अमाउंट का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनटू 2% निकाला था ना मैंने अभी, कैसे निकाला था 2%, फॉरवर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब ये डिपेंड करता है, इसको उल्टा कर दोगे तो देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, एक बार मैं ऐसे करता हूं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आंसर निकाला जाए और सेटलमेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, सेटलमेंट पे कब प्रॉफिट होगा बताओ कस्टमर को, कस्टमर को प्रॉफिट होगा जब एक्चुअल रेट ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक्चुअल रेट माइनस फॉरवर्ड रेट इनटू FRA पीरियड। ठीक है, और क्योंकि ये सेटलमेंट आप पहले कर रहे हो तो इस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू कर देना 1 प्लस एक्चुअल रेट की पावर n। लो जी, दिस इज द फॉर्मूला। अब बताओ इस फॉर्मूले में कहीं ऐसा लगता है क्या कि ये फॉर्मूला याद नहीं हो सकता, सब लॉजिकल, पहले हमने कैलकुलेशन की है उसके बाद फॉर्मूला लिखा है। इस ऊपर वाली कैलकुलेशन से 50,000 आंसर आ जाएगा आपका, और नीचे वाले से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसकी पीवी करने के लिए। इसको नोट कर लो, अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो लॉस होगा। ठीक है, एक नोट लिख लेना, नॉर्मली यूज डेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यहाँ पे ना डेज वाइज कैलकुलेशन करना, क्योंकि लोन में एक एक दिन का फर्क पड़ता है इंटरेस्ट का, तो कैलकुलेशन जो होगी वो नॉर्मली अगर दे रखा है डेटा क्वेश्चन में तो डे वाइज करेंगे। ठीक है, अगर 3 महीने का टाइम बता रखा है, कौन से 3 महीने, तो आप डायरेक्ट 3 महीने नहीं करेंगे, उन 3 महीने में कितने दिन होते हैं वो करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पर डे वाइज लगता है आपको। करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, आया समझ में कुछ कुछ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। कंसीडर दैट अ बैंक सेल 3/6 FRA। हाँ, बैंक सेल कर रही है मतलब सेलर, और बाय करेगा जो वो FRA कस्टमर। सेल करने का मतलब कि बैंक लोन देना चाहती है और कस्टमर लोन लेना चाहता है। तो FRA 3/6 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय 3/6। ये आज का दिन है, यहां अगर आपको बोलूं 3/6 FRA, इसका क्या मतलब है, कब लोन लेना है बताओ, लोन कब लेना है, लोन T3 पे लेना है, T3 पे लोन लेना है कितने टाइम का, ये बता दो बस। दिस इज द ओनली थिंग जहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। 3 मंथ्स परफेक्ट है ना, इससे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 महीने का लोन नहीं लेना, 6 महीने आज से है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो लोन का टेन्योर है। आ रही बात समझ में, तो लोन का पीरियड कितना हुआ, 3 मंथ्स का। चलो जी, नोशनल अमाउंट कितनी है, $300 लाख, 300 लाख का लोन है। एग्रीड रेट विद बायर इज 5.5%। एग्रीड रेट, तो यहाँ जो FRA हुआ है वो हुआ है 5.5% पर एनम में। ठीक है, देर आर एक्चुअली 92 डेज इन द 3 मंथ FRA पीरियड। ये जो पीरियड है ना यहाँ 92 डेज है, ये बोल रहा है आपको, तो क्वेश्चन ने बता दिया डेज, तो डे बाई कैलकुलेशन करेंगे। Assume that 3 months from today the settlement rate is 4/7/8। बोल रहे हैं इस दिन एक्चुअल रेट क्या हो गई, 4/7/8। कितना होता है 4/7/8 बताओ,
5.5 से कम, वो तो ठीक है। 4/7 को लिखें कैसे हम फ्रैक्शन में? 4.875%। आता है ये सबको निकालना, कुछ भी नहीं है। कैलसी में 7/8 कर दो, 7/8 करो कैलसी में, 0.875 आएगा, उसको 4 में ऐड कर दो। ठीक है जी, 4.875 रेट। अब देखो आप मुझे बताओ, पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन हाउ मच द FRA इज वर्थ एंड हु पे हु मतलब बैंक विल पे टू कस्टमर और कस्टमर विल पे टू बैंक। यहाँ लिखा हुआ है देखो, बायर पे सेलर और सेलर पे। यहाँ बायर कौन है? कस्टमर। सेलर कौन है? बैंक। बताओ कौन किसको पेमेंट करेगा? रॉन्ग। अच्छा रुको एक बार, सॉरी, रेट कम हो गई ना, हाँ सही है। बायर विल पे टू सेलर, क्योंकि रेट कम हो गई तो बायर जो है वो डिफरेंस पेमेंट करेगा सेलर को। बोलो ना। चलो इसका सॉल्यूशन निकालो। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं हम। सॉल्यूशन, सिंस एक्चुअल रेट ऑन settlement date is less than FRA rate। हाँ, कितनी रेट है सेटलमेंट वाले दिन? 4.875% और FRA की रेट कितनी है? 5.5%। Therefore buyer will pay to seller। अब कितना पेमेंट करना है वो बताओ। तो देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था अभी। नोशनल अमाउंट कितना है? 300 lakhs इनटू डिफरेंस, दोनों रेट का डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने लिख ही दिया पहले कौन किसको पेमेंट करेगा। तो 5.5% माइनस 4.875, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में। ठीक है, इनटू कितने टाइम का इंटरेस्ट देगा बता रखा है क्वेश्चन में, 92 डेज का। और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो मैं 365 दिन अज्यूम कर सकता हूँ। ये पेमेंट क्योंकि आज ही हो रहा है तो इसका क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? 1 प्लस रेट, एक्चुअल रेट कितनी है देखो सेटलमेंट वाले दिन, 4.875। इसको 100 से डिवाइड करेंगे पहले तो, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 92 डेज की रेट में। ठीक है क्या? अब कैलकुलेट कर दो, आपकी अमाउंट आ जाएगी कौन किसको पेमेंट करेगा। करो इसको कैलकुलेट, कितना अमाउंट आता है। ठीक है, 46,687 रुपए। पॉइंट समझ में आ गया सबके?
जिसको डाउट हो बता देना। इसमें एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट देखो। बोल रहे हैं अगर सेटलमेंट रेट होती 6/1/8, 6/1/8 का मतलब होता है 6.125%, तो क्या आंसर होता? देखो एग्रीड रेट थी 5.5, रेट बढ़ गई, अब कौन किसको पेमेंट करेगा? सेलर विल पे टू बायर। उल्टा हो जाएगा आपकी बार। कितना पेमेंट करेगा उसका फॉर्मूला तो ये रहेगा, है ना, उसका फॉर्मूला ये रहेगा 61 पॉइंट। अब यहाँ पे अगर इसी में चेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि उल्टा है, सिंस एक्चुअल रेट देखो, एक्चुअल रेट ऑन सेटलमेंट अब की बार क्या है, ज्यादा है। कितनी है? 6.125%, तो ये है और ये 5.5 है। तो सेलर विल पे टू बायर कितना? वही 300 लाख का दोनों का डिफरेंस, 6.125 माइनस 5.5%, और एक्चुअल रेट कितनी है? 6.125। लॉजिक कैलकुलेट करो, आपको पता लग जाएगा सेलर कितना पेमेंट करेगा। फोर सिक्स फाइव फोर टू। लॉजिक दिस इज इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 45। नेक्स्ट आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 47। सेम क्वेश्चन है, देखो एज इट इज। MNC roll over a 25 million loan. 25 million loan priced at LIBOR on a 3-month basis. The company feels that interest rates are rising and their rates will be higher at the next rollover date in 3 months. Suppose the current LIBOR is 5.4375. Explain how MNC can use FRA at 6% offered by bank to reduce its interest rate risk on this loan. In 3 months, if interest rate have risen to 6.25, how much will MNC receive or pay on its FRA? Assume the 3-month FRA is 90 days. एज इट इज है ना क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि आप क्वेश्चन की फीलिंग देखो। वो बोल रहा है आपने लोन ले रखा है लाइबोर पे और लाइबोर की आज रेट चल रही है ये तो हो गई आपकी करंट सिचुएशन। अब बोल रहे हैं आपको लग रहा है रेटें बढ़ रही है, तो आप FRA कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को बचाना चाहते हो, और FRA की एग्रीड रेट कितनी है? 6%। अब पहले तो मुझे ये बताओ कितने बाई कितने FRA यूज आएगा आपके यहाँ? कितने दिन बाद तो हमें सेटलमेंट करना है और कितने टाइम का सेटलमेंट करना है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे पता लगेगी। 3/6 परफेक्ट। तो यहाँ पे जो FRA कॉन्ट्रैक्ट यूज आएगा ना, वो है 3/6 FRA, और रेट क्या है उसकी? 6%। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब ये 0 हो गया, 3 महीने बाद एक्चुअल रेट जो है वो अगर 6.25 हो जाए, तो बताओ आपको पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा? बताओ, आप FRA बायर हो ना, पैसा लेओगे या दोगे? मिलेगा, सिंपल है। तो यहाँ MNC विल रिसीव कितना रिसीव करेगी बताओ, चलो कैलकुलेट कर। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आप कैलकुलेट करके बताओ। साल के दिन 365 अज्यूम कर लेना, दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो 360 ले हो या 65 ले हो, दोनों करेक्ट है। पर अभी फिलहाल 365 से कैलकुलेट करो आप।
ये आ रहा है क्या 15,176 या 77 जो भी है। ध्यान रखना प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सी रेट लेनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमेशा एक्चुअल रेट लेनी होती है। इससे मत कर देना प्रेजेंट वैल्यू 6% से। प्रेजेंट वैल्यू जब भी करोगे तो एक्चुअल रेट से करोगे, एग्रीड रेट से नहीं करेंगे। हो गया सबका? इस क्वेश्चन में रेट दोबारा समझा दो। देखो रेट के लिए क्या बोला है, पहले लाइन में उन्होंने बोला है कि आपने 25 लाख का 25 मिलियन का लोन ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। क्या रेट पे ले रखा है, लाइबोर पे, और आज लाइबोर कितनी चल रही है, 5 पर। अब इस बात से एफआरए को कोई लेना देना नहीं है। देखो इस दिन एक्चुअल रेट क्या चल रही है, इस बात से एफआरए पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे लिए इरेलेवेंट। तो आज की एक्चुअल रेट दे रखी है लाइबोर की, फिर बोला है एमएनसी एफआरए करना चाहती है 6% पे, तो एग्रीड रेट तो हो गई 6%, ठीक है। 3 महीने में एक्चुअल रेट हो गई 6.25, तो 3 महीने बाद एक्चुअल रेट दे रखी है 6.25, बात खत्म। और उन्होंने बोला है 3 3 महीने से, 3 मंथ बेसिस, इसका मतलब यहां से 3 महीने का हमें कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट्स इट। तो देखो एफआरए के ऊपर 2 ही क्वेश्चन थे ये। अब एक क्वेश्चन जो है वो चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको अच्छे से समझना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये अभी जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं उस तरीके का नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाना बात। ऑन जनवरी 25 a European bank wants 100 million of 6 month deposit। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 जनवरी को एक बैंक है, उस बैंक को 100 मिलियन पैसों की जरूरत है 6 महीने के लिए। जिसको जिस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आए मेरे बताने के बाद भी तो तुरंत बोल देना एक बार, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए एक बार में। अदरवाइज पूरा होने के बाद बोलोगे तो फिर पूरा दोबारा से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग बहुत सिंपल है, बैंक को 100 मिलियन डॉलर चाहिए 6 महीने के लिए, उसको जरूरत है पैसों की। However, it is offered 100 million dollar of 9 month deposit at bank's bid rate। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, उसको लोन चाहिए 6 महीने के लिए, पर एक्चुअल में मिल कितने टाइम कर रहा है, 9 महीने। तो समझ में आ रही होगी बात कि 3 महीने का उसको पैसा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिसके लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एट करंट मार्केट अदर रेट आर दीज, आपको रेट दे रखी है, कैश मार्केट की रेट दे रखी है, एफआरए मार्केट की रेट दे रखी है, ठीक है। शुड द बैंक टेक 9 मंथ डिपॉजिट, एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन एंड पे ऑफ। मतलब अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ क्या आपको 9 महीने की डिपॉजिट लेनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सिंपल भी है पढ़ने में। अब लॉजिक देखना इसका, पहले तो देखो मैं रेटें दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे रेट डिसाइड करो आप। चलो उसने बोला है 6 महीने का लोन लेना है, मिल कितना रहा है, 9 महीने का, और क्या रेट पे मिल रहा है लोन, बैंक की बिड रेट, ये बिड है, ये आस्क है। बताओ 9 महीने के लिए अगर मेरे को लोन लेना है बिड रेट पे, तो क्या रेट होगी।
ठीक है, ओके परफेक्ट है। 10.5625, तो ये रेट पे मैंने लोन लिया है। तो देखो आप समझना इसमें क्वेश्चन में एक बात तो है कि आप अगर 9 महीने का लोन लेते हो तो आपको 9 महीने के बाद जो पैसे देने हैं उस पे इस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो होगी एक बात। आपको लोन लेना था 6 महीने का, मुझे बताओ अगर 6 महीने के लिए लोन लिया जाता तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती? इसी टेबल में देखो, अगर लोन 6 महीने के लिए लिया जाता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देनी पड़ती? परफेक्ट है आपका आंसर 10.4375। चलो जी, अब एक बात आपको यहाँ पे अज्यूम करनी है, वैसे अज्यूम नहीं बोल सकते उसको, वही आपको समझना है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन बनता ही नहीं। अगर 6 महीने का मुझे लोन लेना है तो इतना तो हम मान के चलेंगे कि 6 महीने बाद मेरे पास उतने पैसे की व्यवस्था है जितना मैं लोन ले रहा हूँ। तो अगर मैं आज लोन लेता हूँ 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद 100 मिलियन प्लस इसका इंटरेस्ट, इतने पैसे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? बोलो जी, हाँ या ना? होंगे। अगर मेरे पास, ये मैं बोल देता हूँ एक्स अमाउंट, ये एक्स अमाउंट अगर मेरे पास T6 पे अवेलेबल है और मुझे किसी को T9 पे पैसे रिटर्न करने हैं, तो क्या इन पैसों को मैं 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। ठीक है, अब ये वही कंसेप्ट आ गया, घुमा फिरा के देखो। आज मैं डिसाइड कर रहा हूं कि 6 महीने बाद 3 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दूं, किस चीज का यूज आएगा? FRA कॉन्ट्रैक्ट का। आ रही बात समझ में? कौन सा FRA कॉन्ट्रैक्ट यूज आएगा बताओ यहाँ पे? 6/9 क्वेश्चन में दे रखा है, 6/9 FRA। ओके ना? अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन्वेस्ट करने हैं पैसे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा, सिंपल सी बात। ये लो जी 10.48%, बात खत्म। तो आपको यहाँ पे रेट डिसाइड हो गई क्या? रेट डिसाइड, एक कस्टमर को कितना इंटरेस्ट देंगे? 10.5625। ठीक है, मेरे पास जो पैसा होगा उसको क्या रेट में इन्वेस्ट करूंगा? 10.48। मेरे पास कितना पैसा होगा वो कैसे पता लगेगा? 100 मिलियन प्लस ये इंटरेस्ट रेट। तो अभी मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम, जिस ऑप्शन में पैसे ज्यादा होंगे वो ऑप्शन बेटर होगा। ठीक है जी, अब बस केवल इतना सा क्या देख लो कि कैलकुलेशन डे वाइज की हुई है, तो पहले आप डेज कैलकुलेट कर लो इसमें। चलो, सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन, पहले तो आप यहाँ पे डेट्स, डे काउंट कर लो ताकि क्वेश्चन में फटाफट से यूज आ जाए। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को 6 महीने बाद, तो 25 जनवरी से 6 महीने हो गए 25 जुलाई, और यहां से 3 महीने, अक्टूबर, 25 अक्टूबर। लो जी, बताओ 25 जनवरी से लेके 25 जुलाई तक कितना टाइम होता है? यहां से लेके यहां तक कितने दिन होते हैं? डेज काउंट करो। जनवरी के हो गए आपके 6 दिन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना हुआ? 182 डेज। 182 डेज तो हो गए आपके ये, और यहां से काउंट करो 25 अक्टूबर तक, तो ये हो गए जुलाई के आपके 6 दिन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये हो गए आपके कितने? 92 डेज। तो अगर इन दोनों को टोटल बोलूं तो कितना होगा? यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम कितना हो गया? 274 डेज। ठीक है, ये वर्किंग मैंने पहले कर दी ताकि आपको अब क्वेश्चन में दोबारा डेज कैलकुलेट नहीं करनी।
ओके यहाँ तक तो 181 डेज होंगे पक्का। अभी जोड़ देते हैं 6 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 25 181 ही होंगे, फिर 82 कैसे हुआ। February 29 का लिया है क्वेश्चन में, बोल रखा है लीप ईयर है क्या, कौन सा ईयर है। हम्म, 181 ही है ना, ओके है 181 एंड 92, तो करेक्शन कर लो इसमें, 181 है 182 नहीं है, दिस इज 181। 181 डेज एंड 270 कितना हुआ, 3 डेज। ठीक है, अब देखो दो चीजें कैलकुलेट करनी है और उनको कंपेयर करना है। पॉइंट नंबर 1, इफ बैंक टेक्स 9 months डिपॉजिट, देन इंटरेस्ट, पूरा अमाउंट लिख देते हैं, चलो इंटरेस्ट नहीं, देन अमाउंट पेबल टू कस्टमर एट T9। T9 पे कितना अमाउंट पे करेंगे उसको, देखो कितना अमाउंट लिया था हमने, क्वेश्चन है क्या आप लोगों के सामने, कितना अमाउंट का डिपॉजिट लिया है, 100 मिलियन, लो जी 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई, क्या रेट पे लिया था हमने डिपॉजिट, 10.5625, 10.5625% इंटू कितने दिन हो गए, देखो 9 महीने में 273 डेज, 270 डिवाइडेड बाई 365, तो इससे तो सॉरी अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा, इससे इंटरेस्ट ही कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही लिख देते हैं। इससे अमाउंट भी कर सकते हो बट इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हमने, देन इंटरेस्ट पेबल टू कस्टमर एट T9। ठीक है, कितना अमाउंट पेबल होगा उसको इंटरेस्ट का, करो कैलकुलेट। 100 मिलियन का मतलब होता है 1000 लाख, तो आंसर आ रहा है ये 79,171। ये अमाउंट हम पे करेंगे कस्टमर को। ओके क्या, therefore total amount payable at T9 पे टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया, 100 मिलियन का तो डिपॉजिट भी वापस देना है, प्लस 79,171 देने हैं, तो ये हो गया आपका 107900171। ओके क्या, ये ज्यादा लिख दिया क्या,
1000 लाख प्लस 79 लाख। ओके, देखो इतना अमाउंट हमें पे करना है किसको, कस्टमर को। अब आपको चेक करना है क्या आपके पास 9 मंथ के एंड पे इतना अमाउंट है या नहीं। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका बी पोर्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। ए नोट कर लिया ना सबने। देखो सेकंड वाला ऑप्शन एक तो हो गया, ये तो एक्चुअल है कि अगर 9 महीने का लोन ले तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं 9 महीने का लोन नहीं होता, 6 महीने का लोन होता। मतलब पहले तो यहां निकालता हूं मैं, अमाउंट अवेलेबल विद बैंक एट T6। बताओ T6 पे बैंक के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, क्योंकि बैंक ने बोला था 6 महीने का डिपॉजिट लेना है हमें, और 6 महीने के डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी देना है हमें। तो इतना अमाउंट तो हम मान के चलेंगे अवेलेबल हो गई होगा उनके पास। कितना, 100 मिलियन प्लस इसका इंटरेस्ट। तो 100 मिलियन का क्या रेट से इंटरेस्ट था, 10 पॉइंट, बोलो फटाफट, 4375% इंटू 6 मंथ का टाइम कितना है, 6 मंथ का मतलब 181 डेज। लो जी, ये अमाउंट कैलकुलेट करो। दिस इज द अमाउंट, इतना अमाउंट उनके पास अवेलेबल होगा। इसमें 100 भी ऐड करना है, 100 मिलियन भी ऐड करना है इसमें। वन 105175856। ठीक है यहां तक। देखो इतना अमाउंट, अब ये चीज समझना, इसमें डाउट होता है। क्वेश्चन ने बोला था 6 महीने का डिपॉजिट चाहिए, तो अगर 6 महीने का डिपॉजिट लेते तो ऑब्वियसली इतना पेमेंट तो बैंक के पास है ही ना 6 महीने के लास्ट में। अब क्योंकि बैंक ने पैसा ले लिया 9 महीने के लिए, ठीक है, और जबकि उसके पास पैसे पड़े हैं 6 महीने के एंड पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नाउ सिंस बैंक wanted a deposit for 6 months only, therefore bank should invest this amount for next 3 months। ठीक है ना, यूजिंग फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या रेट लगेगी, एट द रेट ऑफ 10.48% था क्या। ठीक है, देयरफॉर अब बताओ मुझे, अमाउंट रिसीवेबल एट T9, बैंक के पास T9 पे कितने पैसे आएंगे, कैसे निकालेंगे। ये अमाउंट तो आएगा ही आएगा जो हमने इन्वेस्ट किया है, 105175856, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसका इंटरेस्ट और आएगा। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लो, 10.48% से कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, 92 डेज का। बताओ जी कितना आता है ये, ऐड करने के बाद बताना टोटल अमाउंट।
$107,954,112। अब दो अमाउंट आपने कैलकुलेट किए, एक ए में एक बी में। बी वाली अमाउंट क्या है, बैंक के पास इतने पैसे होंगे T9 पे, और इसमें से पेमेंट कितना करना है बैंक को, वो आपने ए पार्ट में निकाला है। सिंस अमाउंट पेबल is less than amount receivable, therefore bank should opt for 9-month deposit। आ रही बात समझ में? देखो आपको लेने कितने हैं, 1079 lakhs, देने कितने हैं 1079 lakhs। अच्छा अमाउंट इतना ही है, 00175 और ये 54,112। तो यहाँ पे आप बता सकते हो अगर पूछा जाता तो देयरफॉर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है बैंक, नेट प्रॉफिट टू बैंक, दोनों का डिफरेंस कर दो। 10,079,54,112 माइनस 10,79,00 कितना था अमाउंट, 10,79,00,171। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5,3,941। ये बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 9 महीने का डिपॉजिट लिया जाता है तो। अब देख लो और कोई डाउट हो तो अब आप इसमें बता सकते हो। सिंपल कैश फ्लो बनाना है आपको, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। अगर पैसा जो आ रहा है वो ज्यादा है, जाने वाले पैसे से मतलब हम इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। फटाफट से बता दो अब, यस नो ओके क्लियर, जो भी है आपका कहना। क्लियर है? फिर भी इस एग्जाम्पल को मैं आपको बोलूंगा एक बार वापस से क्लास के बाद घर में बैठ के बिना देखे सोल्व करना। रिवाइज तो आपको करना है ना, रिवाइज में बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको बोल रहा था 6 महीने का आपको लोन लेना है, तो मैंने बोला अगर 6 महीने का लोन लेने की इच्छा थी, इसका मतलब 6 महीने के एंड में जो इंटरेस्ट देना है उतने पैसे तो हमारे पास है ही। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला इतने रुपए हमारे पास है। अब क्योंकि हमने लोन लिया 9 महीने का, पैसे पड़े हमारे पास 6 महीने के एंड में, तो 3 महीने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने के बाद 9 महीने पे हमें टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है, इतना। चलो ये तो हो गया अमाउंट कि हमें 9 महीने बाद अमाउंट अवेलेबल कितना होगा हमारे पास। दूसरा, अगर मैं 9 महीने का लोन ले लेता हूं तो मुझे 9 महीने बाद टोटल पेमेंट करना कितना है, दिस इज द टोटल पेमेंट। अब देखो आना है पैसा ये वाला, जाना है पैसा ये वाला, तो पैसा बचेगा कितना 53,000 समथिंग। तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट। तो आप कंक्लूजन दोगे कि बैंक शुड ऑप्ट फॉर 9 मंथ डिपॉजिट। 9 महीने का डिपॉजिट ले लो, कोई नुकसान नहीं, ठीक है ना, पैसे बच ही रहे हैं बल्कि अपने पास। सर 360 और 365 में आंसर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो फिर एग्जाम कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 360-65 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें तो होती है जहां पे एग्जामिनर खुद डिसाइड करता है, ये तो पहले से डिसाइडेड है। 360-65 दोनों अलाउड है, ठीक है। तो कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में डिफरेंस आएगा। पर जो सजेस्टेड जो शीट जाती है ना, उसमें ये सब चीजें क्लियरली लिख के जाती है। चलो जी आगे आ जाते हैं। अब छोटे छोटे से 2 टॉपिक बचे हैं और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जैसे कॉल और पुट आपने पढ़ा है ना, कॉल एंड पुट, वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के लिए
देखो जैसे हमने स्टॉक मार्केट में पढ़ा था, स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर में कॉल ऑप्शन पढ़ा था और पुट ऑप्शन पढ़ा था। बताओ कॉल का मतलब क्या था? ऊपर जाने में फायदा, ये था क्या? और पुट का मतलब नीचे जाने में फायदा। ये मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये सही लिखा है क्या मैंने, बताओ? अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो कॉल मतलब ऊपर जाने में फायदा, पुट मतलब नीचे जाने में फायदा। किससे ऊपर और किससे नीचे? किससे ऊपर जाने में फायदा और किससे नीचे जाने में फायदा? एक्सरसाइज प्राइस से, ध्यान रखना। कंपैरिजन किससे करते हैं हम? एक्सरसाइज प्राइस से। अगर आपकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो फायदा होता है कॉल ऑप्शन में। एक्सरसाइज प्राइस से अगर प्राइस नीचे चली जाती है तो फायदा होता है पुट ऑप्शन में। ठीक है? सेम कंसेप्ट आप लगा दोगे इंटरेस्ट रेट पे। जब इंटरेस्ट रेट में भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बात करते हैं, सेम कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनका नाम बदल दो, कॉल ऑप्शन को बोलेंगे कैप और पुट ऑप्शन को बोलेंगे फ्लोर। ठीक है? कैप में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट अगर स्ट्राइक रेट से ऊपर होगी तो कस्टमर को फायदा। ठीक है? सिंपल है ना? इंटरेस्ट रेट अगर स्ट्राइक रेट से ऊपर चली गई तो कस्टमर को फायदा हो जाएगा, कैप का मतलब। कैप मतलब कॉल ऑप्शन। फ्लोर में क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट स्ट्राइक रेट से कम चली गई तो किसको फायदा होगा? बायर को। ठीक है ना? सेलर को लॉस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर स्ट्राइक रेट से कम हो गई तो, अब देखो कस्टमर ने बाय कर रखा है या सेल कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो मैं बोलूंगा बायर को फायदा। ठीक है? अब वो कस्टमर बायर है या सेलर है वो हम देखते हैं क्वेश्चन। बायर को फायदा। जहां बायर को फायदा होगा वहां सेलर को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नुकसान। यहां मैंने कस्टमर को बायर माना। ठीक है? नोट कर लिया? आ जाए क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको। अमित कंपनी हैज बोरोड 200 मिलियन ऑन फ्लोटिंग बेसिस फॉर 3 ईयर। ठीक है जी? आपने 200 मिलियन का लोन ले रखा है और फ्लोटिंग रेट पे ले रखा है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। इंटरेस्ट रेट आर रीसेट एवरी ईयर, हर साल रेट बदलती है। स्प्रेड ओवर लाइबोर इज 25 बेसिस पॉइंट, मतलब क्या होता है? स्प्रेड ओवर लाइबोर, लाइबोर से कितना ज्यादा आपकी रेट है। तो आपकी जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट, आपको जो बैंक ने इंटरेस्ट रेट दे रखी है वो दे रखी है लाइबोर प्लस 0.25। ठीक है? दिस इज द इंटरेस्ट रेट यू हैव बीन प्रोवाइडेड। कंपनी बाइज अ 3 ईयर कैप, कंपनी ने कैप खरीदा ऑन 1 ईयर लाइबोर with a strike rate of 9% and having a face value of $200 million.
चलो, तो कंपनी ने क्या खरीद रखा है, कैप बाय कर रखा है 9% का, ठीक है। द कैप कैरीज अ प्रीमियम ऑफ 2%। अब आपको पता है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है, सेम चीज यहाँ पे कैप लेते हैं तो 2% का प्रीमियम देना है। 2% किसका, 200 मिलियन का, तो उन्होंने कैलकुलेट भी करके बता दिया, $4 मिलियन। करंट 1 ईयर लाइबोर इज 9%, आज लाइबोर 9% चल रही है। इफ लाइबोर एट द एंड ऑफ 1 to 3 ईयर आर दिस, व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम कैप ईच ईयर। ये लो जी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम कैप बताना है एक तो आपको, एंड अमोर्टाइज प्रीमियम इक्वली ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। एक इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में एक आंसर और दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड कर लो, ऑल्सो कैलकुलेट नेट पे ऑफ। नेट आपका क्या पेमेंट होगा, आएगा या जाएगा, बताओ। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? शॉर्ट में वापस रिपीट कर रहा हूं, आपने 200 मिलियन का लोन ले रखा है। लोन आपने किस रेट पे ले रखा है, लाइबोर प्लस 0.25। अब आपको कुछ भी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा रेट बढ़ जाए नहीं, इसलिए आपने 9% का कैप खरीद लिया। कैप खरीदते वक्त आपने प्रीमियम भी पेमेंट कर दिया 2%, मतलब 4 मिलियन का, ठीक है। अब वो ये बोलना चाह रहे हैं आपको, अगर रेट ये हो जाती है 1 साल 2 साल 3 साल पे, तो एक तो कैप से आपको क्या कैश फ्लो होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है, एक तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होता है, एक प्रीमियम होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट क्या होगा वो बता दो। प्रीमियम के लिए उन्होंने बोला है नॉर्मली प्रीमियम T0 पे ही पेमेंट होता है, ठीक है, बट उन्होंने बोला है प्रीमियम को अमोर्टाइज करना, 3 सालों में इक्वली दिखाना। पेमेंट तो भले ही 0 पे हो रहा है, पर उसको टेबल बनाते वक्त 3 साल में इक्वली डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज मैंने जोड़ी है इसमें, ऑल्सो कैलकुलेट नेट पे ऑफ, की इंटरेस्ट भी ऐड करके आपको बताना है, ओके। देखो इस टेबल को देखो, यहां से सब क्लियर हो जाएगा। एक तो टोटल प्रीमियम कितना दिया हमने, 4 मिलियन, मतलब 40 लाख। 40 लाख को 3 साल में डिवाइड कर दो, देखो दिस इज योर प्रीमियम। माइनस में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आउटफ्लो है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो टेबल बनाई है, उसमें टाइम दिया है 0 1 2 3, और 3 दो बार लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 पे लोन मिला है कितने का, 200 मिलियन का, तो प्लस में लिख दिया हमने, ये तो हो गया नेट पे ऑफ। फिर 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना देना है, देखो फर्स्ट कॉलम इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट की रेट है 9.5%, सॉरी लाइबोर की रेट है 9.5%। आपकी अप्लीकेबल रेट क्या हो जाएगी बताओ, अगर लाइबोर 9.5 है तो आपकी अप्लीकेबल रेट क्या होगी। इफ लाइबोर इज 9.5 देन व्हाट विल बी द अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, 11.5, गलत, 9.75 होगी ना, ये लिख रखा देखो ऊपर। इंटरेस्ट रेट जो है वो लाइबोर प्लस 0.25 है, तो 9.75% निकालो 200 मिलियन का। 200 मिलियन मतलब 2000 लाख, 2000 लाख का 9.75% निकालेंगे तो वो आएगा 195 लैक्स, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड ईयर में देखो, अगर लाइबोर 8.5% है तो अप्लीकेबल रेट है 8.75%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 175 लाख। अगर लाइबोर 10% है तो अप्लीकेबल रेट है 10.25%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 205 लाख, ठीक है। और थर्ड ईयर के एंड में लोन वापस दे देंगे 200 लाख, सॉरी कितना था, 200 मिलियन। तो देखो फर्स्ट कॉलम, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पहले बता दो, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉलम फिल करने में कोई दिक्कत, सिंपल है। स्टार्टिंग में 200 मिलियन आ गए, फिर 3 साल तक इंटरेस्ट चला गया, और 3 साल के एंड में 200 मिलियन दोबारा वापस चले गए। अब आ जाओ सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम बोल रहा है कि प्रीमियम अमोर्टाइज कर दो इक्वली, तो 40 लाख का प्रीमियम है, उसको 3 साल में डिवाइड करके लिख दो, बात खत्म, ठीक है। थर्ड कॉलम इज इंपॉर्टेंट, यहां आपको डिसाइड करना है। देखो एग्रीड रेट कितनी है, 9%, ये स्ट्राइक रेट है। 9% से ज्यादा आपने कॉल खरीदा है ना, मतलब कैप खरीदा है, जब जब 9% से ज्यादा होगी ना लाइबोर, तब आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे लाइबोर कितना है, 9% से ज्यादा है, आधे % का फायदा, तो 200 मिलियन का आधा % निकालो,
कितना होता है? 10 लाख का फायदा। ठीक है, 9 से कम है रेट, कुछ नहीं करेंगे। 9 से ज्यादा है रेट 10%, कितना फायदा? 1% का, तो 200 लाख का 1%, सॉरी 200 मिलियन का 1% 20 लाख। क्लियर? और ये फोर्थ कॉलम तो कुछ नहीं है, इसका टोटल कर दो तीनों, दैट्स इट। ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया है, क्योंकि सॉल्यूशन में है इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। उन्होंने केवल दो ही चीजें बोली थी, कैप का कैश फ्लो बता दो और प्रीमियम को अमोर्टाइज कर दो, पर एग्जाम में आएगा तो ये पूरा आएगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो दिक्कत? चलो सेम क्वेश्चन एज इट इज। अब की बार कैप नहीं है, अब की बार फ्लोर है। देखो क्या क्वेश्चन है। फंड मैनेजर मिस्टर आदित्य डिपॉजिटेड 200 मिलियन ऑन फ्लोटिंग बेसिस। अब की बार लोन नहीं ले रखा, पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं, तो डर लग रहा है कि कहीं रेट गिर ना जाए। बताओ अगर रेट गिर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ले, कैप के फ्लोर कि नीचे जाने में फायदा हो जाए? ऑब्वियसली फ्लोर की बात करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बोल रहे 3 साल का सेम है एकदम। क्या रेट पे इन्वेस्ट कर रखा है? L प्लस 0.5, L प्लस 0.5 पे इन्वेस्ट कर रखा है। इंटरेस्ट रेट हर साल रीसेट होती है। 3 साल का फ्लोर आपने खरीदा है, खरीदा मतलब नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा। स्ट्राइक रेट है 8%, फेस वैल्यू वही $200 मिलियन है, प्रीमियम वही है आधा परसेंट 3 मिलियन का, मतलब 30 लाख का। आज जो लाइबोर चल रही है वो 8.60 की है, ये 3 साल की लाइबोर दे रखी है। सेम क्वेश्चन है, एक चीज और जोड़ लो इसमें, ऑल्सो कैलकुलेट नेट पे ऑफ। कर सकते हो ये क्वेश्चन, एज इट इज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही कॉलम बनेंगे सारे के सारे। अब की बार इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा। देखो 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम, आज 200 मिलियन आएंगे, सॉरी जाएंगे, डिपॉजिट किया ना हमने, 200 मिलियन जाएंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। देखो एक साल के एंड में लाइबोर कितनी है? 7.5, और हमारी अप्लीकेबल रेट क्या हो जाएगी? अगर लाइबोर 7.5 है तो अप्लीकेबल रेट क्या होगी? कम ऑन कम ऑन, गिव मी दी आंसर। 8%, परफेक्ट। तो 200 मिलियन 2000 लाख का 8% निकालो, 160 लाख, करेक्ट है। सेकंड देखो, 9% है तो अप्लीकेबल रेट कितनी हो जाएगी? 9.5%, तो कितना हो जाए? 19 लाख, सॉरी 190 लाख। 7% अगर लाइबोर है तो अप्लीकेबल रेट कितनी? 7.5%, तो ये हो गया आपका 150 लाख, करेक्ट है। और 3 साल के एंड पे 2000 लाख हमें वापस मिल जाएंगे। प्रीमियम के लिए बोलता है अमोर्टाइज कर दो, तो 30 लाख का प्रीमियम है, तीनों में अमोर्टाइज कर दिया। ध्यान रखना प्रीमियम आपके लिए हमेशा आउटफ्लो होता है, क्योंकि आप बायर हो। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रीमियम भी मिलेगा, प्रीमियम का हमेशा आउटफ्लो होता है बायर के लिए। अब आप चेक कर लो, आपकी एग्रीड रेट कितनी है? 8%। जब जब 8% से कम होगी ना लाइबोर, तब तब आपको प्रॉफिट होगा, लॉस तो हो ही नहीं सकता। ये चीज तो सबको पता है ना। थर्ड जो कॉलम है हमारा, इसमें कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि आप बायर ऑफ कैप या फ्लोर हो, और बायर को कभी प्रॉफिट लॉस ऑन सेटलमेंट नहीं हो सकता। देखो रेट 8 से कम है तो आधा परसेंट का फायदा, 2000 लाख का आधा परसेंट 10 लाख। रेट हो गई 8 से ज्यादा, कुछ नहीं करेंगे। रेट हो गई 8 से कम 7, तो 1% का फायदा, 2000 लाख का 1% 20 लाख, खत्म। एंड दिस इज नेट। इन तीनों कॉलम का नेट कर दो, ये आपका कॉलम मिल जाएगा। तो कैप और फ्लोर सेम कंसेप्ट है, जैसे कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कैप और फ्लोर दोनों पर ही है। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना, इसमें एक बहुत ट्रिकी लाइन लिखी हुई है। लिखा हुआ है डी वाई हैज परचेज्ड 400 मिलियन कैप। तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपने कैप खरीद रखी है, पहनने वाली नहीं, इंटरेस्ट रेट वाली। कितने अमाउंट की? 4000 लाख, लैक्स में लिख देता हूं मैं।
4,000 लाख की नोशनल अमाउंट की कैप खरीद रखी है आपने, क्या रेट में खरीद रखी है? 9%। इसका प्रीमियम भी दे रखा है, देखो कितना प्रीमियम है, 0.65%। निकालो फटाफट, 4,000 लाख का 0.65% कितना होता है? कैलकुलेट, कितना प्रीमियम आएगा? 26 लाख ना, ये क्या लिख रहे हो, 0.26, 26 लैक्स आएगा सिंपल, है ना। 26 लाख का प्रीमियम आपने दिया होगा कैप खरीदते वक्त। चलो, 400 मिलियन फ्लोर ऑफ 4% इज ऑल्सो अवेलेबल एट प्रीमियम। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि आपने फ्लोर खरीद रखा है या बेच रखा है, या केवल बता रखा है कि एक फ्लोर भी अवेलेबल है मार्केट में? यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। हम फटाफट पढ़ते वक्त ये बोल देते हैं कि कैप भी खरीद रखा है, फ्लोर भी खरीद रखा है। फ्लोर खरीद नहीं रखा है आपने, क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्केट में फ्लोर भी अवेलेबल है, उसका करना क्या है वो बात की बात है। तो फ्लोर में आपने कुछ किया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो जल्दीबाजी में मत पढ़ना, यहाँ पे फ्लोर की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, 4,000 लाख का फ्लोर है, रेट क्या है 4%, और प्रीमियम कितना दे रखा है इसका, 0.69%। निकालो कितना होता है, 27,60,000। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कैप तो आपने खरीद रखा है, फ्लोर में आपने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा है, वो केवल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आगे आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं इसी बेसिस पे, बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर ए, इफ इंटरेस्ट रेट राइज टू 10%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डीवाई। चलो बताओ, इतने का आंसर बताओ पहले। अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो जाती है तो डीवाई को क्या पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। चलो बताओ, अगर रेट 10% हो जाती है तो क्या प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा? अब आप अपने नोट्स पे आंसर मत देखना। 40 लाख ना, बहुत सिंपल है। फ्लोर का भी, फ्लोर की तो जरूरत ही नहीं है, फ्लोर पे तो हमने कुछ कर ही नहीं रखा। देखो 9% की स्ट्राइक रेट है, रेट हो गई 10%, तो 1% का फायदा हो जाएगा, तो 4,000 लाख का 1% निकालोगे तो आएगा 40 लाख। 40 लाख तो आपको मिलेंगे प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। अब बोल रहे हो व्हाट आर द नेट सेविंग आफ्टर डिडक्टिंग प्रीमियम। लो जी, इसमें से प्रीमियम लेस करो तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। प्रीमियम कितना है, 40 लाख में से आपने प्रीमियम दे दिया था 26 लाख का, तो 14 लाख का आपको नेट प्रॉफिट होगा। डिफिकल्ट है क्या ये? सिंपल है, बताना एक बार, डिफिकल्ट लग रहा है क्या किसी को? यस सर, हमें तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा क्या, चलो ठीक है। दूसरा देखो, अब है यहाँ पे मतलब की बात, इफ डीवाई ऑल्सो परचेजेज अ फ्लोर। अब बोल रहे हैं कि कैप तो खरीद ही रखा है, अगर आप फ्लोर भी खरीद लो, व्हाट आर द नेट सेविंग अगर 11% हो जाए तो? व्हाट आर द नेट सेविंग इफ इंटरेस्ट फॉल टू 3%? तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ नेट प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट नहीं पूछा। बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा? पहले तो ये देखो, अगर 11% हो जाए तो कॉल में कुछ फायदा हो, कैप में कुछ फायदा होगा क्या? हाँ जी, 2% का फायदा होगा। तो अगर 2% का फायदा होगा तो 4,000 लाख का 2% कितना होता है, 80 लाख का फायदा तो हो गया आपको कैप में, ठीक है। फ्लोर में कुछ होगा नहीं फायदा, क्योंकि 4% से नीचे जाने में फायदा होगा आपको, तो रेट हो गई 11%, ठीक है। टोटल प्रीमियम कितना दे दिया मैंने, 26 लाख का और 27,60,000 का, तो टोटल प्रीमियम दे दिया मैंने 53,60,000 का। तो नेट सेविंग कितनी होगी?
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। 26.4 लाख। ठीक है, बताओ अगर 3% हो जाए तो वो 3% हो जाए तो कैप में तो कुछ नहीं होगा, फ्लोर में 1% का फायदा होगा, है ना। 1% का फायदा होगा फ्लोर में। 1% मतलब 40 लाख का, और प्रीमियम कितना दे दिया, 53.60 लाख का। तो नेट लॉस हो जाएगा यहाँ पे तो 13,60,000। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको हटा देते हैं एक बार ताकि जगह मिल जाए लिखने की। नेक्स्ट पे आ जाओ। सी, इफ इंस्टेड डिवाइस सेल्स द फ्लोर। अब बोल रहा है कि आपने कैप तो खरीदा है, देखो कैप तो प्लस कर रखा है, और फ्लोर अगर आप माइनस करो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। कैप प्लस करोगे तो प्रीमियम जाएगा -26 लाख, फ्लोर माइनस करोगे तो प्रीमियम आएगा 27.60 लाख। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, तो प्रीमियम का बताओ नेट इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। प्रीमियम का नेट इनफ्लो हो गया 1,60,000 रुपए। ओके यहाँ तक तो। अब बोलो नेट सेविंग 11% हो जाए तो क्या नेट सेविंग होगी। तो 2% का फायदा हो जाएगा, कैप में 80 लाख प्लस प्रीमियम आ गया 1,60,000, तो 81.60 लाख का बेनिफिट। फटाफट बता दो ओके क्या यहाँ तक। 11% का आंसर सबको समझ में आ गया। चलो अब मुझे बताओ, अगर रेट हो जाए आपकी 3%, ये आंसर कौन बताएगा, मैं नहीं बता रहा। अगर रेट 3% हो जाए तो नेट प्रीमियम तो यही है 1.60 लाख, इसका तो कोई चेंज होगा नहीं। अब मुझे बताओ क्या आपकी नेट सेविंग होगी, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे। जो भी है उसमें 1.6 लाख तो प्लस हो जाएगा। बताओ प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट क्या है यहाँ पे। कम ऑन कम ऑन। 40 लाख का प्रॉफिट है कि लॉस है। 40 लाख का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि अब की बार आपने फ्लोर बेच रखा है। तो अगर 4% से प्राइस नीचे जाएगी ना तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1% का लॉस, 40 लाख का लॉस हो गया, 1.60 का प्रीमियम आ गया, तो नेट जो प्रॉफिट है वो आपका नेट लॉस होएगा 38.40 लाख। क्लियर। चलो ये भी समझ में आ गया। डी पॉइंट पे आ जाते हैं, बढ़िया पॉइंट है। What amount of floor should it sell in order to compensate for its purchase of cap given the above premium? चलो ये क्वेश्चन कौन बताएगा, जो बताएगा वो मान लेना कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा है। ऐसे बहुत सिंपल है आंसर, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और बताओ मुझे। What amount of floor should be sold in order to compensate for purchase of cap? कंपनसेट शब्द का मतलब सबको पता है ना, क्या होता है कंपनसेट। कवर करना। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो, सोचो और बताओ क्या पूछना चाह रहा है, क्या आंसर होगा। निकाल रहे हैं क्या आप लोग। देखो मैं बता देता हूँ, कोई ये क्या ट्राई कर रहा है, तब तो मैं वेट करूं। कोई नहीं कर रहा, देन देखो डी पॉइंट, प्रीमियम पेड
ऑन कैप। कैप पे कितना प्रीमियम दिया हमने? 4000 लाख का 0.65%, कितना हुआ? 26 लाख। ठीक है, 26 लाख का प्रीमियम दिया है। अब इसको कंपनसेट करना है। टू कंपनसेट 26 लाख, DY शुड सेल फ्लोर। देखो, केप में पैसा गया तो फ्लोर बेच के पैसा मंगा लेंगे हम। कितना पैसा आएगा? नोशनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 0.69%। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 26 लाख के। कितना इजी आंसर है। मतलब वो ये तो पूछ रहा है कितने अमाउंट का फ्लोर बेचे, तो बताओ कितने अमाउंट का फ्लोर बेचना है आपको। डिवाइड कर दो इसको, ये आ जाएगा 376811594, 37 करोड़ 68 लैक्स। ठीक है, इतने अमाउंट का फ्लोर बेच दो, 4000 लाख का कैप खरीद लो, तो दोनों का प्रीमियम सेम होगा, तो हो गया ना कंपनसेट। ऐसा करने पे आपको स्टार्टिंग में प्रीमियम 0 देना पड़ेगा या 0 मिलेगा। क्लियर हो गया क्या? इज इट क्लियर? चलो जी, दिस क्वेश्चन इज ओवर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। अब आप इसको पढ़ो और इसके बेसिस पे आंसर देना है। देखो, सपोज शंपा just signed a purchase and sale agreement on a new home and you have 6 weeks to obtain a mortgage. कोई भी है क्या आप में से जो इस लाइन का मतलब बता दे शॉर्ट में, सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चन पढ़ना, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, अदरवाइज तो हवा में तीर मारने के बराबर। एक केवल फर्स्ट लाइन का मीनिंग कौन बताएगा? Shampa just signed a purchase sale agreement on new home and you have 6 weeks to obtain a mortgage. लोन 6 वीक्स बाद मिलेगा। ठीक है, और कोई? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आप सीए में फाइनल में हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्कूल का बच्चा है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आप लाइनें पढ़ के। लोन लेना है 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स नहीं है, 6 तो वीक्स है ना। और बताओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, पर फटाफट और बताओ, सब लोग लिखो। एक पहली लाइन का इंग्लिश दे रखा है, उसका हिंदी करना है आपको। उसे 6 वीक्स में लोन लेना है, ठीक है। उसे तो 6 वीक्स में लेना है, अगर नहीं लिया तो घर नहीं मिलेगा। हाँ जी, चलो, उसे तो 6 वीक्स में लेना है। आप क्यों इतना टाइम ले रहे हो आंसर बताने में? देखो, बहुत सिंपल बोला है। शंपा, उसने एक परचेज सेल एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब उसने एक फ्लैट लिया होगा, घर लिया होगा, उसका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए उसे लोन लेना है। लोन लेने के लिए जिससे हमने खरीदा है उसने 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि 6 हफ्ते में हमें पेमेंट कर देना, सिंपल। तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको लोन लेना है। अब जब लोन लेना होता है, आपको प्रैक्टिकली सोच के देखना, तो आप ऐसे तो नहीं बैंक में जाओगे तुरंत और लोन ले लोगे। आप अलग अलग बैंक से रेट लोगे, कौन सी बैंक कितनी रेट दे रही है, कहाँ पे फ्लोटिंग मिल रहा है, कहाँ फिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो आगे। इंटरेस्ट रेट हैव बीन फॉलिंग, सो फिक्स्ड रेट लोन आर नाउ वेरी अट्रैक्टिव। ये तो लाइन ही गलत है। ये तो ऐसा बोल सकते हो आप कि आज क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरी हुई है, इसलिए फिक्स्ड रेट लोन जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है।
Shampa could lock in a fixed rate of 6-7% एनुअल परसेंटेज रेट फॉर 30 ईयर्स। चलो जी, तो आपको बोला गया है कि एक लोन आपको मिला है, उस बैंक ने आपको बोला है 7% फिक्स्ड लगेगा, 30 साल का लोन मिल जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड रेट्स आर फॉलिंग, सो शंपा इज थिंकिंग अबाउट अ 30 ईयर वेरिएबल रेट लोन, क्योंकि रेट्स गिर रही है तो उसको लग रहा है कि हम वेरिएबल लोन ले लें, विच इज करंटली 4.5% एंड विच इज टाइड टू 6 मंथ ट्रेजरी बिल रेट, टी बिल रेट। हमने पढ़ा ना लाइबोर प्लस समथिंग माइबोर प्लस, वैसे टी बिल रेट होती है, टीबी रेट। तो ये बेस रेट है, इस पे टाइड अप है। तो फिक्स्ड लोन दे रखा है 7% का, फ्लोटिंग लोन दे रखा है जिसकी आज रेट चल रही है 4.5%, और एक और दे रखा है, 3 लोन है यहाँ पे। A final mortgage option is a variable rate loan that begins at 5% and cannot fall below 3%, but can increase by only as much as 2% per year and a maximum of 11%. So ये important है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ इसका दे क्या रखा है इन्होंने। जो इन्होंने लोन दे रखे हैं ना, वो 3 तरह के लोन दे रखे हैं। पहला तो लोन दे रखा है आपको फिक्स्ड रेट लोन दे रखा है। क्या रेट है फिक्स्ड? 7%। सेकंड जो लोन दे रखा है आपको, वो दे रखा है वेरिएबल रेट, जिसको फ्लोटिंग रेट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। वेरिएबल रेट किस पे है बेस्ड? इक्वल टू टीबी रेट, है ना। रेट तो लिख ही नहीं सकते हम यहाँ पे, बट प्रेजेंटली करंट रेट क्या है इसकी? 4.5%। फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, जैसे टीबी रेट चेंज होगी, ये रेट भी चेंज हो जाएगी। थर्ड जो लोन है वो भी वेरिएबल रेट लोन ही है, पर उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। वेरिएबल रेट है जिसकी प्रेजेंट रेट कितनी है? 5%। बोल रहे हैं ये मैक्सिमम इंक्रीज पर एनम, मैक्सिमम इंक्रीज पर एनम कितना हो सकता है इसमें? 2% से ज्यादा इसमें इंक्रीज नहीं हो सकता है 1 साल में। और मैक्सिमम रेट कितनी हो सकती है इस लोन की कभी भी जिंदगी में? 11%। और मिनिमम रेट, मिनिमम नहीं बोलेंगे, इसको बोल देते हैं, इसकी लोवेस्ट रेट कितनी हो सकती है लोन की? 3%। इससे कम इसकी रेट नहीं होगी जीवन में कभी। ये लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से, वापस रीड कर देता हूँ आपके लिए। फाइनल मॉर्गेज ऑप्शन इज अ वेरिएबल रेट लोन दैट बिगिंस एट 5%, मतलब आज उसकी 5% रेट चल रही है। कैन नॉट फॉल बिलो 3%, मतलब लोवेस्ट रेट इस लोन की हो सकती है 3%। देखो फ्लोटिंग वैसे क्या होता है, जैसे जैसे टी बिल रेट चेंज होगी वैसे वैसे ये चेंज हो जाएगा, पर इसमें क्या कंडीशन है कि 3% से नीचे नहीं होगा। टी बिल रेट 3% से नीचे भी गई तो लोन की रेट क्या होगी? 3%। फिर बोल रहे हैं हर साल 2% से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, और मैक्सिमम 11% पे जा सकता है, इससे ऊपर जा नहीं सकता। चलो जी, यहां तक मुझे बताओ पहले, ये तीनों प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये समझ में आ गए क्या? इसी के बेसिस पे आपको आगे के डिसीजन लेने हैं। इसको नोट भी कर लो। 30 साल से ज्यादा का लोन नहीं होता ना, 30 साल का भी नहीं होता लोन, 20 साल का ही होता है प्रैक्टिकली। ठीक है ना, प्रैक्टिकली जो मॉर्गेज लोन मिलता है वो 20 साल के लिए मिलता है, पर वो नहीं है हमारा अभी क्वेश्चन। हमारा तो क्वेश्चन है ये 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, इसके बेसिस पे अब आपको कुछ डिसीजन देने हैं आगे। ये तीनों प्रोडक्ट समझ में आ गए क्या आपको? आ गए। थर्ड बता दो। थर्ड में क्या बोला है? देखो आज थर्ड में जो जो बातें बोली है सब लिख दी मैंने। वो बोल रहे हैं वेरिएबल लोन है, मतलब रेट चेंज हो सकती है। आज रेट चल रही है 5%, अगर रेट बढ़ी तो 1 साल में बढ़ेगी तो 2% से ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगी। मैक्सिमम यहाँ पे 11% का आपको ब्याज देना पड़ सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं देना पड़ेगा। कम से कम आपको लोवेस्ट रेट 3% है, इससे नीचे कभी भी रेट नहीं जाएगी। ये सारी बातें दे रखी है थर्ड लोन में। तो फर्स्ट वाला फिक्स्ड है, सेकंड वाला वेरिएबल है पर कोई कंडीशन नहीं है उसमें, थर्ड वाला वेरिएबल है पर कुछ कंडीशंस के साथ। अब देखो ये 3 प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं और आपको लोन लेने जाना है बाजार में, तो आपकी थिंकिंग के बेसिस पे आपको ये जवाब देने हैं। पहला,
इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ पॉसिबल फॉल इन रेट, आपको लग रहा है रेटें फ्यूचर में गिरने वाली है, बट नॉट अज्यूम द रिस्क दैट रेट वुड इंक्रीज ड्रामेटिकली, और आपको ये भी लग रहा है कि कोई रेट ज्यादा बढ़ने वाली भी नहीं है, विच फाइनेंसिंग प्लान वुड यू चूज? बताओ इन तीन में से सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है आपको? अगर आपको ये लग रहा है मन में कि रेट गिरने वाली है और ज्यादा बढ़ने के चांस भी नहीं है, वन टू थ्री बोलो, वन टू थ्री। अच्छा, इसको ऐसे लें अगर लैंग्वेज को, चलो मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ फिर बताना। वो बोले अगर आपको कि आपको जो लोन है, आपको लग रहा है रेट गिरने वाली है और आपको बढ़ने की जो रिस्क है, अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो रिस्क भी नहीं लेनी है आपको, तो कौन सा प्रोडक्ट बेटर है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? देखो फर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, तो आपको नीचे गिरने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, सेकंड हो सकता है आंसर, परफेक्ट है। थर्ड, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में कंफ्लिक्ट है। सेकंड में क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी तो आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाएगी, ये तो है सेकंड में। थर्ड में क्या है, अगर प्राइस नीचे जाएगी तो आपकी रेट भी नीचे जाएगी, बट 3% से नीचे नहीं जा सकती। अगर प्राइस ऊपर गई तो आपकी रेट भी ऊपर जाएगी पर 11% से ऊपर नहीं जा सकती, प्लस एक साल में 2% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो थर्ड विल बी बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर अगर आप देखो यहाँ पे तो इन्होंने लिख रखा है, you would take a plan that begins with a variable rate of 5% and can't go above 11%। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये माने लैंग्वेज को कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते बढ़ने की, तो इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है ना, देखो 11% मैक्सिमम आपकी कैपिंग लगाई हुई है। चलो बी, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट कैप इन दिस एग्जांपल? बता सकते हो क्या आप? क्या इस क्वेश्चन में कहीं कोई कैप दिख रही है क्या आपको? कैप का जो फंडा होता है वो दिख रहा है क्या कहीं पे? दिख रहा है ना, बहुत सिंपल, 11% की कैप है कि इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो दिस इज कैप। एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फ्लोर? फ्लोर कितना है बताओ? फ्लोर भी दिख रहा है आपको इस एग्जांपल में, 3%। वेरी गुड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट, हाउ इज एन इंटरेस्ट रेट कैप लाइक बाइंग इंश्योरेंस? अच्छा, इंश्योरेंस का क्या पर्पज होता है और कैप का क्या पर्पज है? क्या दोनों का सेम है क्या? चेक करो। इंश्योरेंस का पर्पज क्या होता है? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से अगर कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करना, यही होता है इंश्योरेंस का मतलब। इंश्योरेंस लॉस को बचा नहीं सकता ना, पर उसको कंपनसेट कर सकता है। आपने लाइफ इंश्योरेंस ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी है आदमी मर नहीं सकता इंश्योरेंस लेने के बाद, बट उसकी जो पॉसिबल लॉस है, उसकी जो वर्थ है वो कंपनसेट हो सकती है। ऐसी कार लोन है, कोई भी लोन हो, वो आपको कंपनसेट करता है। केप क्या कंपनसेट करता है? ये भी तो ये बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट 11% से ऊपर चली गई तो कोई बात नहीं, हम कंपनसेट करेंगे, मतलब आपकी मैक्सिमम रेट 11% ही रहेगी। तो आंसर इज यस। आप बोल सकते हो दोनों की जो पर्पज है वो सेम है, इसलिए कैप जो है वो लाइक बाइंग इंश्योरेंस। दूसरा, हाउ इज शी पेइंग फॉर दिस इंश्योरेंस? देखो इंश्योरेंस जब हम खरीदते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है ना? इस क्वेश्चन में क्या आप कैप का प्रीमियम बता सकते हो क्या? बता सकते हैं, देखो कैसे। सेकंड प्लान में क्या रेट चल रही है? 4.5%। थर्ड में क्या रेट चल रही है? 5%। दोनों ही फ्लोटिंग है। डिफरेंस क्यों है आधे परसेंट का? आधे परसेंट का डिफरेंस इसी बात का है कि यहाँ पे मैक्सिमम कैप लगी हुई है 11%। ठीक है जी, तो आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। एन इंटरेस्ट रेट कैप इज लाइक बाइंग इंश्योरेंस बिकॉज you still benefit from falling rate, but you will never have to pay an interest rate above 11%. You pay for that being with a higher initial variable rate of 5% versus 4%. आंसर तो ढंग से नहीं लिखा, बट लिखा है बस। ठीक है, तो आप तो यहाँ पर्पज के साथ जाओगे। इंश्योरेंस का पर्पज क्या होता है? सेम पर्पज कैप का है, इसलिए हम बोल सकते हैं कैप इज लाइक बाइंग इंश्योरेंस। एंड प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे
विदाउट कैपिंग इंटरेस्ट रेट है 4.5%, विद कैपिंग 5%. इट मीन्स it is implied that 0.5% is for premium. ठीक है, that's it from this chapter. अब आपको इस चैप्टर के कुछ स्कैनर के क्वेश्चंस ट्राई कराएंगे. ठीक है, कुछ होमवर्क में दूंगा, कुछ ट्राई करेंगे. 39th क्वेश्चन बचा हुआ है. कौन सा बच गया? 39th. तो जी अभी देख लेते हैं which is 39. अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, देखो अभी हो जाएगा. ये तो बच्चा है ये क्वेश्चन, इसीलिए बच्चा हुआ है ये क्वेश्चन. देखो आपको बोला सपोज अ डीलर रूपम कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 मंथ लाइबोर फ्लैट. तो दो रेट है, फिक्स्ड रेट है 8% की और फ्लोटिंग रेट है लाइबोर. इफ द नोशनल प्रिंसिपल 5 लाख का नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है. सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट बताओ. सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली. देखो फिक्स्ड रेट कितनी है? 8%. 5 लाख का 8% कितना होता है? 40,000. 1 साल का तो हर 6 महीने से कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 20,000. बोलो बोलो बोलो. सिंपल है ये तो. अगर आपको पूछे कि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना देना है हर 6 महीने से, तो आप बोलोगे 20,000 देना है. फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर वन अबव इफ द 6 मंथ पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट टू स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेज ऑफ 183 डेज. अब वो बोल रहे हैं कि फ्लोटिंग वाला पेमेंट बताओ पहला, अगर लाइबोर 6% होती है तो बता दो क्या दिक्कत है. ये लो 5 लाख, इसका 6%, इसका 183 डेज का डिवाइड बाय 360, क्योंकि नीचे बोला है देखो यहाँ पे 360. ये लो जी 5 लाख का 6% इंटू 183 डिवाइड बाय 360, इट्स 15,250 रुपीज. तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चे वाला क्वेश्चन है. स्वैप करने से पहले अगर इसको करें हम तो कुछ लगता है, अब तो कुछ लगता ही नहीं इस क्वेश्चन में. तो आपको पहले पूछा फिक्स्ड पेमेंट बता दो, बता दिया हमने. फ्लोटिंग बता दो, बता दिया हमने. अब बोल रहे हैं इनटू अबव इफ सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस. अगर सेटलमेंट नेट बेसिस पे किया जाए तो हाउ मच फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू फ्लोटिंग रेट पेयर, बताओ डिफरेंस. फिक्स्ड वाला फ्लोटिंग वाले को कितना देगा? डिफरेंस दे देगा. दैट इज 4750. बात खत्म. ये फोर्थ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो नोट है. जेनरिक स्वैप इज बेस्ड ऑन 3/360 डे बेसिस. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही. कोई डाउट हो आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए. कल से इसके स्कैनर करेंगे और उसके बाद लास्ट चैप्टर. ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर.